जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2008 शिफ्ट 1 का पेपर आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। 82 क्वेश्चन तक हम कर चुके क्वेश्चनों को, ठीक है बेटा। आज 83 क्वेश्चन से हम फिर से शुरू करेंगे क्वेश्चनों को करना। क्लियर है ना? हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। तो बेटा 82 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 83 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। आपको एक चार्ट बनाया गया है, पाई चार्ट, ठीक है। ये चार्ट है भाई, बहुत इजी आ रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कि आराम से हमने कर लेंगे इनको, है ना, ठीक है। देखो आप एक बार मैं बना देता हूँ, हल्का सा बना देते हैं। ये 5% है, ये 15% है, ये हमारा 20% दे रखा है, ये भी 20% है, ठीक है। तो ये थोड़ा इक्वल सही लगेगा ना, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा बेटा 15% और ये हो गया 25%, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे रहा है बेटा, ये सैंडविच है, ठीक है, ये अदर ब्रेक आइटम्स हैं, ये चाइनीज़ है, ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये कुछ नाम लिख रहा है उन्होंने, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आप समझ ही लोगे ना। PDF फाइल बेटा मैंने आपको दे ही रखी, डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी PDF फाइल, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे वैसे बता देना, फिर मैं आपको क्या करूँगा भाई, फोटो खींच के भेजेंगे PDF फाइल अगर नहीं खुल रही है तो, ठीक है ना। हाँ, देखो भाई, या तो आप बेटे बुक ले ही लेना, और नहीं है तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ करेंगे। अगर PDF फाइल नहीं खुल रही तो आप एक बार बेटे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। हाँ, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को खोल के देखें PDF फाइल खुल रही है नहीं खुल रही, ठीक है। अगर नहीं खुलती है तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख दे, गुरुजी नहीं खुल पा रही है ना, ठीक है। तो फिर कुछ और करके मैं आपको सूचना दे देंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो ये पूरी की पूरी नवंबर 2017 का ये पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट में बर्गर वर्गर जो भी है, जो भी पिज़्ज़ा वीज़ा है, उसमें कितने % का क्या काम हुआ है वो सब आपको डाटा दिखाया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो टोटल कितना अमाउंट 35 लाख की बिक्री हुई है भाई। कुल बिक्री कितनी हुई है बेटा? कुल बिक्री हुई है, कुल बिक्री 35 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 35 लाख रुपए की टोटल बिक्री हुई है। और आपसे क्या रहा है, तो बताओ नवंबर 2017 रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। तो देखो बेटा, सैंडविच, और सैंडविच का ये दे रखा है, ठीक है ना। ये आपका किसका दे रखा है? सैंडविच का दे रखा है, ठीक है भाई, है ना। हाँ, वो सैंडविच का ये दे रखा है आपको, ये सैंडविच का दे रखा है। तो सैंडविच के लिए आपको पाई चार्ट में ये ग्राफ ये आपको दर्शाया गया है, ठीक है। और जो कितना % है बताओ? 20%। तो बेटा कुल बिक्री का 20% निकाल लो, खेल खत्म है इस चीज़ का, ठीक है। 35 लाख है, आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना, आप तो बस 20% निकाल के देखो 20% कितना बनता है। परसेंट हटाऊंगा नीचे आएगा 20 × 100, और हम ऐसे कर लेते कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ही है, तो मैं इसका 1/5 निकाल लेता हूँ। तो 1/5 निकाल दो, 5 × 7 = 35, तो बेटा कितना आता? 7 लाख। कितना आता? 7 लाख की बिक्री हुई है किसमें? सैंडविच में, 2017 में। सैंडविच में कितने की बिक्री हुई है? 7 लाख की बिक्री हुई है। कितने की हुई है? सैंडविच में 7 लाख की। अगर हमसे इनकी कहेगा तो 25% निकाल देंगे, इसकी कहेगा 25% निकाल देंगे, ये कहेगा 15%, ये कहेगा 5% निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो ये हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं इस क्वेश्चन में। आगे चले क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, देखो भाई, अच्छा, अगर यही सवाल कैसे होता बेटा? डिग्री में होता। किस में होता? डिग्री में। जैसे 25 डिग्री होता, 20 डिग्री होता, तो बेटा मैं क्या करता? मैं ऐसे करता, 35 लाख था, यहाँ पे 25% आया, 20% आया, तो 20% हटाया, 100 का भाग दे दिया। अगर डिग्री होता तो बेटा मैं 360 का भाग देता। किसका भाग देता? 360 का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हो तो आप कुछ कर लोगे, ठीक है ना, एडजस्ट, ठीक है। हाँ, तो डिग्री में हुआ तो क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि डिग्री में 360 क्या होता है? कंप्लीट वैल्यू होती है यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई। हाँ,
परसेंटेज में हम 100% वैल्यू लेके चलते हैं, अगर डिग्री में है तो 360 हम 100% वैल्यू लेके चलेंगे, वो एक ही बात है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा। अच्छा, दो प्रकार के 84 क्वेश्चन, 84 ये 83 था हमारा, 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रम से 7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम है, सही है नहीं है? इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 की दर से बेचने पर 16 + 2/3% लाभ प्राप्त हो? देखो भाई, आपको पता है लाभ क्या दे रहा है? ऐसे दे रहा है, लाभ दे रहा है 16 + 2/3%। देखो लिखने का तरीका देखो बेटा इसका, 16 + 2/3। अरे भाई बात एक ही है, या इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई। ये समझ में आया नहीं आया बताओ भाई? सही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलसीएम लोगे तब भी यही आना है। समझ में आया नहीं आया? तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर है भाई? ये मैं आपको पहले बता चुका। तो चलो ठीक है, एक ही बात है। तो आप कन्फ्यूजन मत होना कि देखने पर ही ये क्या चक्कर है, सवाल या ऊटपटांग सा आ गया भाई। सही है ना? तो ऊटपटांग नहीं है, वही चीज़ है, पर दिखाने का तरीका है, वो नज़रिया है, वो उसने थोड़ा सा बदला है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये तो ये है बेटा, लाभ इतना चाहिए उसे, है ना? कितना चाहिए? लाभ इतना चाहिए। अगर लाभ ये तब होगा जब 6.3 की दर से वो उसे बेचने पर, ठीक है? अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, साधारण नमक की दर दो है आपके पास, एक तो 7.20 पहली, ठीक है भाई, और दूसरी दर क्या है? 4.40। यानी दो प्रकार के नमक हैं आपके पास, एक ये रेट का है, एक प्रति किलोग्राम ये रेट है, ठीक है? नहीं, ये रुपए प्रति किलोग्राम है भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? क्लियर है भाई? बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है इसे मिश्रित कर दिया। मिश्रित करने का मतलब बेटा मिश्रण नियम लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है ना? बोलो, मिक्सचर लग जाएगा। क्लियर है? मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है बेटे, मैं थोड़ा डिटेल से तो चैप्टर में पढ़ेंगे, है भाई, लेकिन आप, मैं समझता हूँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इस चीज़ की है कि दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। मिश्रण नियम लगा देते हैं, ठीक है? बस शर्त ये है कि हम मिलाएंगे उन्हीं चीज़ों को जो किसी के सापेक्ष बोले जाते हो, ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये बेटा किलोग्राम के सापेक्ष बोला जा रहा है। किसके सापेक्ष? किलोग्राम के, कि 7.20 प्रति किलोग्राम है, ये 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्लियर है ना? हाँ, तो बेटा इनको मिलाने के बाद उसे आप किस पर बेच रहे हो, किस में बेच रहे हो? आपको एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 6.3 की दर से बेच रहे हो, 3 रुपये प्रति किलोग्राम। बेटा इस हिसाब से आप बेच रहे हो उसे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये ध्यान रखना, आप ये 6.3 नहीं रख सकते कभी यहाँ पे कि ये कर दो ये मिलाने के बाद। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है ये, है ना? ये क्या है? सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। बिक्री बेची है 6.3 में बेची है, ये हमने खरीदी है, और खरीदने के बाद हमने इनको मिलाया है। मिलाने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो भी क्रय मूल्य ही आना चाहिए। वो किसका क्रय मूल्य आना चाहिए? मिश्रण का क्रय मूल्य आना चाहिए। तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य आना चाहिए यहाँ पे, जबकि ये विक्रय मूल्य है। क्या है भाई? विक्रय मूल्य, क्योंकि इस दर से तो आप बेच रहे हो, ठीक है ना? तो आपको बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ 6.3 गलती होने के चांस बस एक यही बनता है कि 6.3 रख दो यहाँ पे। क्लियर है ना? बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, अगर एक कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे भी बेटा क्रय मूल्य ही आएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ, तो मिश्रण नियम लगाते समय इन्हीं का ध्यान रखना है। मात्रक समान होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए? समान। ठीक है? नहीं, किसके रेशो क्या क्या दे रखा है वही यहाँ होना चाहिए। आया नहीं आया? ठीक है भाई। अब भाई मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे क्रय मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। ठीक है, अब मैं क्रय मूल्य निकालूं, इसका मतलब ये है। और क्रय मूल्य आप आराम से निकाल सकते हो। आप बताओ 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन का मतलब 1/6 तो होता है भाई। बोलो, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो समझ में आया ना? अगर 1/6 होता है तो 6 बताओ क्या है बेटा? 6 तो बेटा कॉस्ट प्राइस है, सीपी यानी क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है भाई, ये तो क्रय मूल्य है। और ये हमारा लाभ है। क्या है? लाभ यानी प्रॉफिट है। बोलो, समझ में आया नहीं आया? प्रॉफिट है। समझ में आया ना? तो ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट को बताएगी, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य को बताएगी। अब बात बताओ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एसपी। क्या दे रखा है? एसपी यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। बोलो, दे रखा है नहीं दे रखा? अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालो। तो मैं तो यहाँ से निकालो तो बेटा 6 की वस्तु पर 1 का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचनी चाहिए? 7 में। भाई 6 रुपये क्रय मूल्य है, 1 का लाभ चाहिए, तो बेच दो भाई किसमें? 7 में। तो 7 में बेच दूँ तो बताओ ये भी एसपी है। 7 विक्रय मूल्य इसके अनुसार है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है? 6.3 है। दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.9 नहीं आ जाएगी क्या?
बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। लेकिन आपको एक की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए बेटा? क्रय मूल्य। ये तो लाभ आया है, क्रय मूल्य चाहिए यानी 6 का मान चाहिए। तो 6 का मान चाहिए, तो 6 का मान 6 नाम 54, बोलो है ना। अब इसे 5.4 लिखो या 5.40 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैंने 6 से गुणा कर लिया, 6 नाम 54 रुपये प्रति किलोग्राम। बेटा ये आपका आया है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। समझ में आया नहीं आया? देख लो आप, क्रय मूल्य ये 6 अपना क्या है? क्रय मूल्य। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ये रखना है आपको भाई यहाँ पे, ठीक है नहीं है? बोलो है ना। अब कर लो आप अपने क्वेश्चन को, है भाई? ये चीज़ समझ में आई नहीं है? आप एक बार बताओ तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। हाँ, तो यही तो आपको करना है बस। अब बस कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद इसमें से इसको घटा दो, है भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 1.8, 0 लगाओ तो लगाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको घटा दो तो एक ही तो बचेगा बेटा, एक ही तो आएगा। बताओ अभी 5.4 में से 4.4 गया तो 1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा? 1, है ना। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 1 0 इधर आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा 0 नीचे आएगी, 10 एलसीएम लूंगा तो 10 इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब काट लो, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। आपको रेशो ही तो चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस पर इतने का लाभ हो जाए, इस दर से बिके। 6.3 की दर से बेचूं तो 16 से 2/3% का लाभ हो जाए, तो मैं से किस अनुपात में मिलाऊं? तो भाई 5:9 के रेशो मिला दो बेटा, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप इसको समझ रहे हो क्या कि ये बेटा एक किलोग्राम है? क्या है? किलोग्राम। मैं आपसे पूछूं भाई रेशो किसका है, तो एक किलोग्राम का रेशो है। किसका रेशो है? किलोग्राम का। यानी 5 किलोग्राम चीनी आप 5 किलोग्राम नमक आप इस रेट का मिलाओगे और 9 किलोग्राम नमक इस रेट का मिलाओगे तो आपको 16 से 2/3% का लाभ हो जाएगा, यदि आप इस हिसाब से बेचते हो तो। समझ में आया ना। तो ये आपका क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये अलग क्रय मूल्य है किसी नमक का, ठीक है। जैसे थोड़ा शुद्ध नमक है, जैसे टाटा नमक हो गया, फिर कोई और कुछ भी लगा लो आप, कोई सा भी नमक लगा लो। तो जो आप खाते हो, आप मान लो ये थोड़ा महंगा नमक है, ये थोड़ा सस्ता नमक है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने पर घर ही तो मिलाया है, तो उसका हमें क्रय मूल्य चाहिए कि अब वो कितने में पड़ेगा। तो हमारे पड़ रहा है वो नमक मिलाने के बाद 5.40 का, ये हमारा क्रय मूल्य है घर का। समझ में आया ना। तो हमें चाहिए कि हमें किस अनुपात में मिलाएं कि अगर मैं उसे इस दर से बेचूं तो मुझे इतने का लाभ हो जाए। तो भाई देखो, ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य को, इस वाली वस्तु को तुम इस हिसाब से बेच रहे हो 6.3 की दर से। 6.3 की दर से बेचोगे तो 16 से 2/3% क्या हो जाएगा बेटा? लाभ हो जाएगा। आया नहीं आया बेटा समझ में? सही है ना, घिचपिच तो नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इतना नहीं है सवाल, थोड़ा सा आप तुम हल्के में मतलब वैसे कर सकते हो, थोड़ा मौखिक भी, ठीक है। मिटा दो कि भाई थोड़ी प्रैक्टिस कर लें बेटा इनके ना। क्लियर है? हाँ। अरे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ 16 से 2/3% है। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 ही तो होता है भाई। क्या होता है? 1/6। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। सही है नहीं है? अब 1/6 होती तो 6 किसको बता रहा है? 6 तो बता रहा है क्रय मूल्य को, और 1 किसको बता रहा है? लाभ को बता रहा है। अगर हानि होती तो ये हानि को बताता, ये क्रय मूल्य को ही बताता। यहाँ तक सही है भाई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, आपको जो 6.3 आया बेटा वो है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य 6.3। अब 6.3 विक्रय मूल्य है तो आप बताओ यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आएगा? 7, क्योंकि 6 रुपये पर 6 रुपये की वस्तु आपने खरीदी है, 1 रुपये का लाभ ले लिया, तो बेचोगे कितने में? 7 में, तभी तो 1 का लाभ आएगा। 6 की वस्तु को 7 में बेच दो, 1 रुपये का लाभ आ जाएगा। तो 1 का लाभ आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य 7 हो गया इस रेशो के अनुसार। तो रेशो के अनुसार 7 हो गया। और सवाल में जो दे रखा है वो विक्रय मूल्य कितना है? 6.3। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.9। और मुझे 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 6 की वैल्यू चाहिए, हमें क्रय मूल्य चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य 6 का मान 6 नाम 54। तो बेटा 5.4 नहीं आ जाएगा क्या? समझ में आया नहीं आया? तो इसमें से इसको घटा के यहाँ पे 1.8 आया, और इसमें से इसको घटाया 1 आया। ये पॉइंट हटाऊं तो 1 0 इधर आ जाएगी, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। तो 5:9 आ जाएगा। 5:9 किसको बता रहा है बेटा? ये क्वांटिटी को बता रहा है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, कर लोगे क्या? हाँ। तो 5:9 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ। नेक्स्ट करें क्या? बोलो भाई, नेक्स्ट करें? ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़ो बेटा। 85 क्वेश्चन पढ़ो, तो आप 85 क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आज मैं इस शिफ्ट को ख़त्म करा के जाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले नहीं छोड़ेंगे क्लास। देखो, दी गई श्रृंखला बेटा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, कोई कर लोगे आप वैसे तो, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। 4 17 43, ठीक है, 82
ये बताना है भाई। ठीक है, आप बताओ बेटे गैप देखो, यहाँ पे 13 का गैप नहीं है क्या है भाई? यहाँ बताओ, यहाँ 26 का है, यहाँ 39 का है, तो यहाँ बेटा यहाँ को तो 52 का नहीं होएगा क्या? अब इनको ऐड करो, 2 2 4 हो जाएगा, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 134 आंसर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया 134 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बोलो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? 85 क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बीच बीच में डाल दिए, तो जो यहाँ आएंगे वो तो हम करते चलेंगे, यहाँ तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ का हो बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बाकी रीजनिंग की जो भी आपकी बचेगी वो हम अलग से करा देंगे आपको। ठीक है? हाँ, रीजनिंग का अलग क्लास ले लेंगे अपन। ठीक है, जैसे टाइम मिलता है मैं लेता हूँ क्लास आपकी। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 86 क्वेश्चन क्या है? 86 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या का 32% 56 है, तो बेटा ये तो सवाल वैसे ही देख लो, 86 क्वेश्चन है ना, 86 क्वेश्चन है। एक संख्या का 32%, देखो मैं या तो तुम x मान कर लो बेटा, कोई संख्या x है, x का 32% निकाल कैसे कर लो, समझ में आया नहीं आया? लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि किसी संख्या का 32% कितना है? 56 है, तो 32% का मतलब 56 है। यहाँ तक सही है क्या? बोलो भाई, 32% का मतलब कितना है? 56 है। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बेटा करने के तरीके आपके बहुत हो सकते हैं। 32% का मतलब 56 है, तो 1% का मतलब हो जाएगा 56 बटा 32। एक का मान कम होगा तो 32 कहाँ जाएगा? नीचे। और आपको 100% वैल्यू चाहिए, 100 का मान चाहिए, पूरा कंप्लीट संख्या चाहिए, तो कंप्लीट 100% होती है, तो 56 बटा 32 है। एक का मान तो 100 का मान तो ज़्यादा होगा, तो 100 के लिए क्या कर देंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बट ये सवाल है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो जैसे मैं करूँ तो भाई 8 चौके 32, 8 7 56, 4 से काटा बेटा 25 बार, 25 सत्ते कितना हो जाता है? 175, तो वो संख्या 175 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है? नहीं बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो? सही है ना? इसी चीज़ को मैं ऐसे भी समझ सकता था कि 32% की वैल्यू कितनी है बेटा? 32% की वैल्यू 56 दे रखी है। ठीक है? तो आपको 100% वैल्यू चाहिए, संख्या चाहिए ना पूरी, और संख्या का मतलब होता है बेटा 100% वैल्यू। समझ में आया नहीं आया? आप ऐसे भी काटा पीटी कर सकते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। समझ में आया नहीं आया? तो मेरा मतलब क्या है भी, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप यहाँ से भी काटा पीटी कर सकते थे। जैसे 8 चौके 32, 8 7 56, 4 से मैं ये काट सकता था 25 बार, ऐसे भी कट सकती है संख्या है। तुम मतलब घुमा फिरा के कैसे ही खेलो, बात एक ही होने वाली है। तो आप बताओ, जब एक की वैल्यू 7 है, तो 25 की वैल्यू ही तो चाहिए, तो 25 गुणा 7 कर देंगे, 25 की वैल्यू आ जाएगी 25 सत्ते 175। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ऐसी संख्या काटी जा सकती है। तो एक की वैल्यू मैंने यहाँ से 7 निकाल ली, तो 25 की वैल्यू चाहिए, 25 गुणा 7, 25 7 175, 25 गुणा 7 175। भाई समझ में आया नहीं आया? कैसे कर लो आप। ठीक है? या फिर अगर मैं बेसिक तरीके से करता तो मैं कहता, माना वह संख्या x है, x का 32% निकाल लो। x का 32% कितना बनता है भाई? 56 बनता है। ठीक है? तो इसे पक्षांतर का मतलब गुणा हो जाएगा, परसेंट रहोगे सो नीचे आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आया नहीं आया बेटा? है ना? कैसे ही कर लो, कैसे ही कर लो, है ना? आप इंटेलिजेंट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कर लोगे आराम से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना बेटा, है ना? सही है? हाँ, बेझिझक लिखना कि भाई गुरुजी ये बात है भाई? ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है? बोडोमास रूल पर, जैसे -7 है, -7। ठीक है? 87 क्वेश्चन बेटा, 87। ठीक है? -7 144 भाग, मंजिला ब्रैकेट है 7 -4 मंजिला बड़ा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा? वैसे ही उड़ा दो इसे, फटाफट करो। देखो आपका बोडोमास का रूल कहता है, मैं अपन करते करते मैंने पहले बता दिया बोडोमास, अब मैं लिख नहीं रहा। ठीक है बेटा? तो बोडोमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट हटाओ भाई। क्या हटाओ? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हटाएंगे बेटा, ये रहा। ठीक है? ब्रैकेट ये रहा। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट शुरुआत करते हैं। तो छोटे -4 है, -4 है, जैसे माइनस हटेगा प्लस हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? सही है ना? तो बताओ यहाँ पे प्लस हो गया, तो देखो -7 में पूरा करके बताता हूँ आपको। ये हो गया आपका 144। ठीक है भाई? ये भाग हो गया, लो भाई भाग हो गया, मंजिल हो गया, 7 हो गया, माइनस जैसे ब्रैकेट रहो माइनस अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आया, ये ब्रैकेट हो गया भाई। ठीक है? -7
है ना, बड़ा ब्रैकेट 144, ये भाग आ गया, तो 7 और 4 कितना हो गया बेटा, जोड़ लिया मैंने 11 हो गया, ब्रैकेट हट गया। ठीक है, अब बताओ तुम भाग दोगे तो 11 का भाग 144 में दिया तो बोलो बेटे कितनी बार चला गया, बोलो 14 बार है भाई। 11 एकम 11, 3 बचेगा क्या, चलो ये तो भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, सही है नहीं है, जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा ना पूरा पूरा कंप्लीट भाग है भाई, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, माइनस माइनस प्लस 7 4 11 हो तो गया है भाई, 11 का भाग दे दो 44 में, 144 नहीं है बेटा ना, अपन ने लिखने में मिस्टेक कर दी, ये 44 है, क्या है 44, फिर है ना आंसर नहीं मिलेगा। तो 11 का भाग दिया तो 11 चौके 44 हो गया, 4 बार हो गया। ठीक है ना, तो ये बताओ -7 हो गया, गुणा, ये गुणा का साइन ही तो आएगा यहाँ पे 4, तो 7 चौके कितना हो गया 28, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -28 अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर है कौन सा बेटा, पहला ऑप्शन है ए। ठीक है, क्या समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना भाई, क्लियर है कि ये चीज़ नहीं है समझ में, आप इसे यहीं कर लेते बेटा, यहीं कर लेते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, ठीक है ना, कर लिया होगा वैसे आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो गया 7 और 4 11, है ना, तो प्लस करूंगा तो 7 और 4 11 हो गया, तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा, 11 से मैंने काटा भाग दिया, 4 आया, 4 को 7 से गुणा किया, 7 चौके 28 आया, -28, तो ये करने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक है, नहीं है, क्लियर है, आगे चले। ठीक है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सेम ये इसी क्वेश्चन पर आधारित है, लेकिन ये भी रीजनिंग का सवाल है ना। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज दे रहा है, ये आपको उसी के अनुसार करना है बेटा। क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे ये है, करने मत बैठना भाई, 400 है, गुणा 5 - 6 प्लस 22 भाग बेटा 75 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भैया आपका। ठीक है ना, अब बेटा यहाँ पे क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन से पहले एक लैंग्वेज दे रहा है, यदि प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या हो बेटा, गुणा का अर्थ हो भाग का अर्थ क्या हो, भाग का अर्थ हो प्लस। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या हो, गुणा हो। तो निम्न मान ज्ञात कीजिए, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो, आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप करना क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, यानी प्लस की जगह माइनस लगाना है। तो भाई बेटा मैंने यही लगा दूं क्या, बोलो यही लगा दूं क्या, तो बेटा प्लस की जगह मैंने लगा दिया माइनस। देखो मैं इसको चेंज कर चुका है ना, इसको चेंज कर लिया मैंने भाई। गुणा की जगह क्या करना है, भाग, तो गुणा कहाँ पे ये रहा, तो इसकी जगह क्या करना है, भाग। लो भाई ये भाग कर दिया, एक ये चेंज कर लिया अपन ने। ठीक है, और भाग की जगह क्या करना है, प्लस, तो भाग की जगह मैंने प्लस करना है, ये भी कर लिया भाई चेंज। ठीक है, और माइनस की जगह गुणा, और ये माइनस की जगह गुणा हो गया। ये लो भाई सारे साइन चेंज हो गए, सारे साइन चेंज हो गए। ठीक है ना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे हमने साइन चेंज कर लिया। अब सवाल को सोल्व कर लेते हैं बोर्ड मास के अनुसार। पहले भाग हल करेंगे, आप ये गुणा मत कर देना, 6 पंजे 30, पहले भाग करेंगे। तो पहले भाग दे दो बेटा, 5 का भाग 400 में दिया, 80 बार चला गया, 5 × 8 = 40, सही है ना। अब गुणा का साइन है, फिर 6 है, फिर माइनस। बेटा प्लस तो मैं कर सकता हूँ, प्लस माइनस करना चाहो तो, बाकी आप रहने दो, चाहे बाद में कर लेना। ठीक है, अब गुणा कर लो बेटा, 0 आएगा, 6 8 48, 480 आ गया। ठीक है ना, और ये -22 है, प्लस का क्या है 75 है, -22 + 75। अब आपकी मर्जी है, जैसे कर लो भाई, एक बार आप समझ में आया नहीं आया, या तो आप 480 में से 22 घटा लो, 75 इसमें क्या कर लो बेटा, जोड़ लो, या फिर पहले 75 जोड़ लो इसमें, फिर 22 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो आप इसे करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 533 आ जाएगा बेटा, 533, सही है ना, 533। भाई जोड़ लो ना आप, चाहे से करना हो तो। देखो या तो आप इसे घटा लो, 10 में से 2 गए कितना बचा 8, और 7 में से 2 गए कितना बचा 5, और ये 4 आ गया, प्लस कितना करना है 75। अब आप बताओ 8 और 5 13, 13 का 3 का, और देख लो ना इकाई अंक की, देख लो आपसे, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 3 है। समझ में आया नहीं आया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, है ना भाई। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो यहीं पे कर लेते हैं, आप मैं कह रहा हूँ आप देखो, 10 में से 2 गए कितना है 8 है, 8 और 5 13, 13 में 3, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑप्शन से। तो ऐसे आप ऑप्शन सारी चीज़ें भाई आपके पास होनी चाहिए, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, नहीं ऑप्शन सी देखो 540 है, ऑप्शन डी है बेटा 560। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसे पूरा सोल्व पूरा घटाऊँ जोड़ूँ नहीं, तो मैं यही इकाई के अंक से ही कर लेता सवाल को, इकाई के अंक से। समझ में आया नहीं आया कि भाई देखो 10 में से 2 गए क्या बचा 8, एक हासिल लोगे ना, 8 है, 8 में 5 जोड़ोगे 13 है, 13 का 3 आएगा इकाई का, क्या आएगा 3, तो बोलो 3 इसी में तो आ रहा है, बस यही आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सही है ना। तो आपको ये नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल अलग बता रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ आप अगर 1-2 सेकंड बचा सके तो बहुत अच्छी बात है,
अगर हम प्रत्येक सवाल में 1-1, 2-2 सेकंड बचाएंगे तो आपको पता है आपकी 90 मिनट होती है एग्जाम टाइम में, 90 मिनट मिलती है तो 90 सेकंड बचती है। 90 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट होता है। बट अगर एक क्वेश्चन में 1 सेकंड भी बचाते हैं हम तो समझ में आया नहीं आया, है कि नहीं? हाँ, और 1.5 मिनट में बहुत सवाल होते हैं, ये आपको खूब पता है, 1.5 मिनट बहुत होती है। क्लियर है ना? ठीक है, इसलिए आप 1-1 सेकंड का मूल्य बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा देखना कैसे सेकंड में बचा सकता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर मैं किसी चीज़ को नहीं बता रहा या फिर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कर सकता था, बहुत अच्छी बात है, अपन ज़्यादा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही हो जो मैं आपको भाई बताऊँ कि भाई ये आप ऐसे कर लेना, ठीक है? क्लियर है नहीं है? सही है ना? मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी में हमारा क्वेश्चन चलता जा रहा है, मैं उस चीज़ को नहीं बता पाया, तो आप भी आपके स्तर से सोचो कि मैं इस सवाल को कैसे कैसे कर सकता हूँ। बाकी पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हम कुछ क्वेश्चन छोड़े नहीं। जैसे मैं आप बता रहा था इकाई अंक से कर लेते, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से कर लेते, सही नहीं है? तो आपके ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, हमारे सवाल समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन से देखते भी बैठता नहीं बैठता, फटाफट सोचनी सारी बातें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पाई चार्ट का आ गया आपका, है नॉर्मल है बट राज्यों में चावल की खपत का दे रखा है। चावल की खपत का एक ये वेन आरेख वो पाई चार्ट बना रखा है, वेन आरेख है ना, पाई चार्ट बना रखा है बेटा, क्या बना रखा है? पाई चार्ट, ठीक है? अब वो कुछ ऐसे है ना भाई, ये 25% है, ये कितना है भाई? 5% है, ये बेटा 15% है, ये 25% है और ये 30% है, ठीक है? अब बेटा ये रायपुर का है, ये नागपुर का है, ये न्यू दिल्ली का है, ये हैदराबाद का है, ये चेन्नई का है, ठीक है ना? आपसे क्या कह रहा है कि यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, कितनी लाख टन है बेटा? 2 लाख टन है, ठीक है ना? 2 लाख टन का मतलब भाई 2 है तो 2 के आगे बेटा कितनी जीरो? 5 जीरो। 2 लाख का मतलब यही हो गया, ये लाख हो गया, समझ में आया नहीं आया? ये 2 लाख टन है चावल की खपत, ठीक है ना? कुल खपत है, कुल खपत 2012 का डायग्राम दे रखा है कि 2012 में इतनी खपत हुई है भाई, ठीक है? तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? तो बेटा कुछ भी नहीं, चेन्नई की में अकेले चेन्नई का ये रहा, तो चेन्नई 30% है, 30% निकाल लो भाई इसका, है भाई? 30% हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगे, ये जीरो हट गई, ये जीरो हट गई, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 3 दूनी 6, बस हो गया 60,000 टन। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो 60,000 टन ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है नहीं है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 क्वेश्चन, ठीक है? 90 क्वेश्चन पढ़ते बेटा, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है ना बेटा, कर लोगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऐसा नहीं कि लगे ही रहो बस, है भाई? कर करा के नक्की करो, है ना? हाँ, तो आप थोड़ा सा ये है कि आप ये नहीं कि आप एक के पीछे एक घोड़ी चाल चल रहे हो, है भाई? हाँ, एक के पीछे एक नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 90 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ। भाई 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ कुल संपत्ति का, ठीक है भाई? ठीक है, पिता की संपत्ति का भाई, ठीक है? जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है, जिसमें से वो कितना दान कर देता है भाई? 1/3 दान कर देता है। तो 1/3 वो क्या कर देता है बेटा? दान कर देता है। 1/3 क्या कर देता है? दान। ये दान कर दिया भाई ने, ठीक है? यदि उसने 16,858 दान किया तो भाई 16,858 उसने क्या कर दिया? दान। 16,858 दान कर दिया, ठीक है भाई? तो उसे अपनी पिता की संपत्ति से रुपए मिले, तो उसे बेटा रुपए कितने मिलेंगे? ये चीज़ आपको देखनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? हाँ, तो आप एक चीज़ बता दीजिए भाई, उसे संपत्ति का कुल रुपए कितना मिला है? देखो आप एक चीज़ ये बता दो कि आप तो ये बताओ कि 5 तो ये है, 2/5 भाग 1/3 क्या कर दिया? उसने दान कर दिया। तो आप तो फिर टोटल संपत्ति ऐसे निकाल लो, इसका एलसीएम लेके, है भाई? एलसीएम लेके पता कर लो आप, ठीक है ना? जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कैलकुलेशन एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि टोटल संपत्ति कितनी बेटा? 15 है। कितनी है? 15। 15 में से 2/5 भाग, 2/5 भाग तो क्या है? उसको मिलाए भाग 15, टोटल संपत्ति में से 2/5 मिला है, मतलब 5 × 15, 15 का 2/5 निकाल लो भाई, सही है नहीं? 15 का 2/5 निकालो, 5 × 15, 3 दूनी 6, 6 बनता है तो 6 में यहाँ रख दूँ क्या? सही है भाई। अब फिर कह रहा है जो तुम्हारा जो इतनी तो तुम्हें संपत्ति मिली है, 15 में से 6 मिल गई, जिसमें से 1/3 दान कर दी। तो आप बताओ बेटा 1/3 निकाल लो 6 का, 6 का क्या निकाल लो? 1/3। तो देखो 6 × 1/3 ऐसे तो निकाल लोगे, 3 दूनी 6,
बोलो भाई 2 आएगा नहीं आएगा? तो 2 आपने दान कर दी और आपके सवाल के अकॉर्डिंग आपने 16,858 दान किए, तो मैं कह सकता हूं क्या कि 2 रुपए दान है, 2 दान है जो इसके बराबर आ जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है तो? और 1 की वैल्यू निकालूं तो बताओ 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 8 4 2 दूनी और 2 नाम में। बोलो भाई ये आपकी 1 की वैल्यू नहीं आ गई क्या? किसकी वैल्यू आ गई बेटा? 1 की वैल्यू आ गई नहीं आ गई? बताओ भाई, सही है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? ये आ गई, बताओ सही है ना भाई? हाँ तो देखो भाई आप बताओ, यहाँ पे मैंने 6 का 1/3 निकाल लिया, तो 6 का 1/3 2 ही तो बनता है भाई। ठीक है 2 बन गया, ठीक है। और 2 की 2 यूनिट का मतलब आपको 16,858 दे ही रखा है, 2 का मतलब 16,858 दे रखा है, तो मैंने 2 बराबर ये कर दिया। तो आपका बताओ 2 का मान ये आ गया। आपको चाहिए किसका मान? बताओ भाई आपको चाहिए किसका मान? आपको चाहिए किसका मान? तो आपको चाहिए भाई किसका मान? आपको चाहिए कि अपने पिता की संपत्ति से रुपए कितने मिले हैं। तो बेटा आपकी अपनी पिता की संपत्ति से रुपए कितने मिले? कितने मिले आप बता दो एक बार, है भाई? सही है ना? आप बताओ आप पिता की संपत्ति से रुपए कितने मिले? तो आप एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे करता, आपको कितने का मान चाहिए? देखो आप बताओ, आपको यहाँ पे कहाँ गया, 1/3 दान कर दिया, 2/5 ही दे दिया उसने, है ना? हाँ भाई 2/5 दे दिया, 2 ठीक है। आपको 6 का मान चाहिए था बेटा, है ना? 6 का मान चाहिए ना? हाँ ठीक है। आपको ये तो कितना मिला है, तो आप बताओ आपको मिला कितना बेटा? 6 तो मिला है, 6। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपको 6 का मान ही तो चाहिए भाई, 6 का मान चाहिए ना? नहीं चाहिए 6 का मान, आपको इतना ही तो मिला है 2/5 भाग भाई 15 का 2/5 मिला है, 6 मिला है, 6 मिला है। 6 की वैल्यू चाहिए तो 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, सही है ना? तो मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू आ गई, तो 6 का मान चाहिए, तो कुल संपत्ति 6 का मान निकालो। तो 6 का मान तो ज़्यादा होगा, तो 6 से क्या कर दोगे? इसे गुणा कर दोगे। तो बेटा 6 नाम 54 का 4, और अब देखो मैं इसे ऑप्शन से करता हूँ, मैं डायरेक्ट गुणा नहीं करूँगा। 4 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर, देखो ये बेटा ये ऑप्शन है, ए है 2 5 2 8 7 0, ठीक है भाई? ये तो पहला ऑप्शन है। बी है बेटा, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन 50 574, 50 574। ऑप्शन सी है 1 2 6 4 3 5, और ऑप्शन डी है 42.145। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ बेटा, आप बताओ आपसे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, काय का अंक में पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 6 नाम 54 का 4 5 असल 56 6 दूनी 12 12 5 17 का 7 का। बोल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप ये गुणा करोगे तो आप पता है आपको यही आना है, यही आना है 50 557 ही आना है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं यूनिट इकाई यूनिट देख लूँ तो बोलो 6 नाम 54 4 आ रहा है, 4 एक ही ऑप्शन में है। बोलो है नहीं एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। आगे चलते हैं भाई, समझ में आया नहीं आया? ये चीजें आपको सोचनी है, ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है ना? ठीक है हाँ भाई, आपके समझ में आया है कुछ? मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करता हूं, आप ये मत सोचना बोर्ड भरा भरा सा नजर आ रहा है, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कैसे आई है, समझ में आया ना? तो ये तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए। क्या हो गए? 4 ऑप्शन। मैं दोबारा करके बताता हूं एक बार, ठीक है? नहीं है? हाँ देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने क्या किया, 2/5 भाग है, तो 2/5 भाग में से 2/5 भाग मिला आपको, कुल संपत्ति का 2/5 भाग मिला, पापा की जो भी संपत्ति उसका 2/5 भाग मिल गया, उसमें से 1/3 आपने दान कर दिया। या तो आप ऐसे ही 2/5 में से 1/3 दान कर दो, ऐसे समझ में आया नहीं आया? लेकिन आप बताओ 2/5 भाग है, उसमें से 1/3 दान कर दिया, तो मैंने 5 और 3 कैल्शियम ले लिया, जिससे मैं आगे कैलकुलेशन निकालूंगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में नहीं है कैलकुलेशन। तो हमने भाई एलसीएम 15 ले लिया, तो 15 हमने टोटल संपत्ति मान ली कि पिताजी के पास संपत्ति टोटल 15 है। 15 में से अब मैं देखो, अब मैं सवाल को पढ़ता हूं, 15 में से 2/5 भाग पापा ने आपको दे दिए, तो 15 का 2/5 निकाला, तो देख लो 2/5 से गुणा करोगे 6 बनेगा, ये आपके सामने 6 बन गया, तो 6 आपको मिल गए, तो ये आपको मिली रकम है, 6 रुपए आपको दे दिए मान लो, सही है ना? उसमें से आपने 1/3 दान कर दिया, तो 6 का 1/3 2 बनता है, 2 रुपए आपने क्या कर दिए? दान कर दिए। बोलो सही है नहीं है? यहां तक सही है क्या? है ना? अब 2 दान कर दिए, तो 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2 की वैल्यू क्या कर रहा है बेटा? दे रखी है, 2 की वैल्यू क्या दे रहा है? 16,858 रुपए। क्या आपने 16,858 रुपए दान किए, तो ये तो रुपए में रकम आपको दान दे रखी है, और ये अपने जो मानी है उसके अकॉर्डिंग आई है दान वाली रकम। 1/3 दान किया है, तो 6 का 1/3 मतलब 2 दान किया है, और सवाल के अकॉर्डिंग ये आया हमारा रुपए में ये दान किया हमने, तो दोनों मान बराबर हो गए। तो 2 का मान जब ये है तो मैं यही सोच लेता कि मुझे 2 का मान ये दे रखा है भाई, ठीक है भाई 2 का मान दे रखा है, मुझे 6 का मान चाहिए ना, कि उसको कितनी संपत्ति मिली,
पिता से उसको कितनी संपत्ति मिली, तो पिता से उसको 6 मिले थे, तो 6 का मान चाहिए। तो आप बताओ ना, 6 का मान चाहिए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मैं कह रहा हूँ 1 की वैल्यू ये है, आपको 3 का मान चाहिए। ऐसे कर सकते हो आप, करना चाहो तो। समझ में आया ना? तो बताओ 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 का मान इतना है, तो 3 का मान चाहिए, तो 3 का मान चाहिए, तो 3 का मान ज्यादा हो, गुणा करेंगे 3 8 24 का 4 नहीं आएगा क्या? इकाई अंक 4 एक ही ऑप्शन में तो है, मुझे पूरा गुणा नहीं करना, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करते, 2 का मान ये है तो 1 का मान निकालते, 2 का भाग देते, ये 1 का मान आ गया है भाई, 1 का मान आ गया, और मुझे 6 का मान चाहिए तो 6 से मैं गुणा करता। तो आप बताओ ना, 2 से कटता ये 3 बार, कटता नहीं कटता? 3 को 3 8 24, 4 आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा? तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो, बट समझ में आया नहीं आया बता दीजिए भाई एक बार। आप क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ, तो चीज़ों को आपको अपने तरीके से सोचना है ना। थोड़ा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ आपको समझाने का कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन अटेंड करने, कैसे आपको 1-2-4 सेकंड बचानी है। समझ में आया ना? ठीक है, तो आप थोड़ा ऐसे कर लो सवाल को, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे ऑप्शन देख लिया करो, तो देखो आप यूनिट डिजिट से भी सवाल हो रहे हैं, है ना, इकाई अंक से भी हो रहे हैं भाई सवाल, है ना? ठीक है, हाँ, इकाई अंक में देख लूँ तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन, ये नहीं तुम पूरी कैलकुलेशन ही निकालने बैठ जाओ भाई। अरे अगर 4 2 ऑप्शनों में होता तो मैं पूरी निकालता, अब मैं क्यों निकालूं जब एक ही ऑप्शन दे रहा है वो, और वो भी यही चाहता है कि आप कुछ सोच के थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई, वरना आगे के सवाल अटेंड नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखो भाई 91 क्वेश्चन पढ़ो भाई, ठीक है? हाँ, तो एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनना है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, देखो एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो भाई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने मान लिया 90 डिग्री है भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ो, जिसका कोण x 90 डिग्री है, तो मतलब x पर 90 डिग्री है, हमने x पर 90 डिग्री बना लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। आ कह रहा है भुजा एक्स वाई की लंबाई, ये y मान लो, ये z मान लो, है ना, यहाँ y मान लो या z मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कह रहा है भुजा एक्स वाई की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है भाई, बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र C है, इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है बेटा, अंतःवृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है? अंतःवृत्त, ठीक है ना, बोलो अंतःवृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है भाई? अंतःवृत्त बन रहा है, इसका केंद्र C है, यहाँ पे केंद्र क्या है? C है, ठीक है भाई, अंतःवृत्त का केंद्र C है। तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी देख लीजिए भाई, ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसने, देखो ऑप्शन में इधर लिखता हूँ बेटा, ऑप्शन ये दे रखे हैं उसने। पहला ऑप्शन दे रखा है 20 - 2 पाई, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है 20 + 2 पाई, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है 24 - 2 पाई, बहुत अच्छी बात है। और ऑप्शन डी दे रखा है 24 - 2 पाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, ये आपको दे रखा है। अब आप देखो भाई, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है वो, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, अतिरिक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, निकल जाएगा। देखो आप एक बात बताओ, मतलब आपसे कह रहा है ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये ठीक है ना, इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, अंदर का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप एक चीज बता दो, अगर मुझे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए, या फिर मैं इसे छायांकित भाग बोल सकता हूं, अगर हम कहें कि मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया है भाई, छायांकित भाग का आप एरिया अगर निकालना चाहो तो आप बताओ, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दें? माइनस, तो हमारा काम नहीं हो जाएगा क्या? और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेटा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, सही ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr², क्या होता है? πr²। अब यहाँ पे एक चीज देखी जाए तो हमारे पास देख बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल
निकल जाएगा। 1/2 आधार कितना है 6, ऊंचाई भी निकाल लेंगे। आप बताओ ये 6 है ये 10 है तो ये 8 नहीं है क्या? ये हम जानते हैं। बोलो बेटा जानते नहीं जानते? भाई आप अब कहो आप क्यों जानते हैं हम? अरे पाइथागोरस तरीका भाई आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये चीज़ कि ये सवालों में काम आएगी है ना। तो कुछ बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये 6 है ये 10 है तो ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6, 8, 10 का एक समकोण त्रिभुज बनता है। समझ में आया नहीं है? तो ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। या फिर आप ऐसे करोगे बेटा, अगर याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बोलो समझ में आया नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि ये आपको याद है, क्लियर है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, तो हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो देखो मैं ये तो कर ही लूंगा, 2 3 6 3 8 24 माइनस पाई हमें नहीं रखना अभी, पाई में ऑप्शन दे रखे हैं, देख लो सारे पाई में ऑप्शन है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि 24 तो आना है, 24 आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अब ये 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। बेटे ये दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए मैंने ना, तो थोड़ा सा 1 मिनट, ये 4 पाई है ना, ऑप्शन सी ये 4 पाई है भाई, ये है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके लिए तुम्हें अगर वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो आर की वैल्यू चाहिए भाई। किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कैसे निकालें? अब आप देखो बेटा, समकोण त्रिभुज में अगर तुम्हें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए? रेडियस, आर का मान चाहिए। तो आर का मान चाहिए तो भाई मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ आर। ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। अगर आपको समकोण त्रिभुज में त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है बेटा P + B - H/2। मतलब P यानी बेटा हो गई लंब, ठीक है ना, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण। मैं भाई इसे हिंदी मीडियम में थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, लंब प्लस आधार माइनस, चलो नीचे लिख देता हूँ, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, इसको ऐसे। तो लंब कितना है भाई? लंब 8 है, आधार कितना है? 6 है, माइनस कर्ण कितना है? 10 है, बटा 2। अब बताओ यहाँ पे 8 से 14, 14 में से 10 गया, कितना बचा? बोलो भाई 4, 4 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 2। तो बेटा 2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समझ में आया नहीं आया? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? 2। तो बस अब 2 रख दो यहाँ पे, आर का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर। तो बोलो 8 × 24, 24 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 पाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो ये आपका एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है भाई। समझ में आया नहीं आया? 24 - 4 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर है क्या? बताओ भाई, समझ में आया? तो अब देखो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, वो आपसे पूछ सकता था कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ही बता दो। समझ में आया ना? अगर छोटा करता क्वेश्चन को तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकलवाता, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकलवाता तो त्रिज्या चाहिए थी। क्या चाहिए थी? त्रिज्या आर निकालनी होती तो मैं आर यहाँ से निकालता, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालता। अपन ये भुजा निकालते, पहले तो भुजा निकालते, त्रिज्या यहाँ से निकाल लेते और पाई आर स्क्वायर लगा देते, 4 पाई इसका आंसर हो जाता। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो 4 पाई हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया ना? और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो ही गया, अभी निकाल लिया अपन ने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता 24 हो गया, 8 × 24, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें, आप घबराना मत कभी इस क्वेश्चन को देख के। हमारे आर्ट्स वाले बच्चे जो हम नहीं, थोड़ा सा हमारे टच में नहीं है, जिनके मैथ ये थोड़ी बहुत है ना, ठीक है, एडवांस मैथ आपके जो टच में नहीं है भाई, थोड़ा सा आप घबराओ नहीं, ठीक है ना, करने की कोशिश करो सवालों को। क्लियर है ना? ठीक है, धीरे धीरे याद करो इनको, है भाई, है ना। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी आप समझो भाई कैसे आई है, तो अब यहाँ नहीं बता सकते कैसे आया ये, ठीक है, पर आप इसे याद तो रख सकते हो कि समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना हर त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज बेटा, समकोण त्रिभुज में त्रिज्या निकालने का, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बनेगा आधार प्लस ऊंचाई माइनस कर्ण बटा 2। समझ में आया नहीं आया? आधार प्लस ऊंचाई या ऊंचाई प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी, मैं वैल्यू रख दूंगा, क्या रख दूंगा? वैल्यू रखने के बाद अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस पूरे त्रिभुज में से वृत्त हटा दो तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा जो ये हमें चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे आज आपका। ये जो शिफ्ट 1 है 1/10/2018 ग्रुप डी का शिफ्ट 1 का पूरा कंप्लीट पेपर मैथ का हो चुका है भाई, सही है ना? बोलो
कल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे, शिफ्ट 2 के कल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके। समझ में आया नहीं आया तो बेटा कल से ही बताता हूँ मैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, इन क्वेश्चनों को देखते रहो, सही है। धीरे धीरे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और हम क्वेश्चनों को अच्छे अच्छे तरीके से करते भी जाएंगे। क्लियर है ना? तो आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है। आप बताओ इस सवाल को इतना बड़ा थोड़ी करोगे कि भाई गुरुजी आपने तो बोर्ड ही भर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? है भाई, ले लिया ना? ठीक है, आप बताओ अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक है तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में टाइम लगने वाला है। आप बताओ ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप ये लिखना थोड़ी ही सारे सारे, मैंने तो यहाँ पे लिख के बताया इसलिए आपको बोर्ड भरा भरा नजर आ रहा है। ये सवाल समझ में आ गया आपने? ये भी मैंने अगर बोला पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये और भर जाएगा, जो मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 6 है, ये 10 है तो ये 8 होनी चाहिए। आपको 6 के भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो आप बताओ ना, मन ही मन में कर लेते यार, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना? ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। काटो तो भाई 3 × 24, तो 24 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया भाई 24 त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल हटाना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², हटाना है तो हटाना है मतलब πr² हटाना है। ठीक है भाई, लेकिन r का मान होना चाहिए, r नहीं दे रखी। r नहीं दे रखी तो त्रिज्या निकाल लेंगे कि 6 × 8 14, 14 में से 10 गया कितना है? 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4। बोलो बेटा 4π या π4? समझ में आया नहीं आया? तो ये संख्या है तो संख्या पहले लिखी जाती है, फिर ये तो 4π, तो ये आंसर हो गया। सवाल में कुछ नहीं है, पर बस यही है, तब ये चीज़ तो तब सोचोगे ना जब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हैं, हमारे कुछ फॉर्मूले बेस याद होगा। समझ में आया नहीं आया? तो आप इस तरह आराम से सोच पाओगे और सवालों को अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही करने वाले हो, ऐसा नहीं आपको रामायण लिखने हो तो मुझे समझाने के लिए अभी फिलहाल हमें एग्जाम नहीं दे रहे, अब ये हमें केवल समझना है। तो जिनको समझना है इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें लिखाई थी। तो आप ऐसा ना करें कि भाई बहुत बड़ा बड़ा मेथड बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ छोटी आप खुद करोगे, है, मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करोगे, आप खुद प्रैक्टिस करो, सही है। सवाल को छोटा कैसे करना है मैं तो चाहे कितना ही बड़ा बताऊँ, आप देखो खुद की मेरी प्रैक्टिस होने के बाद मैं इस सवाल को और कैसे करता, सही है ना? और वो चीज़ मैं बता के भी चलता हूँ भाई आप कैसे करना है। फिलहाल मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ खोल के, तो आप ऐसा ना करें कि भाई गुरुजी का लेवल लो है या फिर ऐसे है ना, हल्के में ना ले भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो पढ़ते रहे बेटा, है ना? क्लियर है? बाकी हम कल करते हैं, ठीक है? हाँ, तो कल मिलते हैं बेटा ना। आप करते रहना सारे सवालों को और अपने वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है? और सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है भाई? हाँ, तो बेटा जय हिंद, ठीक है? कल मिलते हैं भैया ना। ओके, जय हिंद दोस्तों।